नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्लास 12th हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो कविताएं दी गई हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इन कविताओं के रचयिता हैं उमा शंकर जोशी। जहां छोटा मेरा खेत में कवि ने एक पन्ने को, सफ़ेद पन्ने को खेत के समान बताया है। जिस तरह से एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर थोड़े समय बाद में बीज अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और बाद में उसकी फसल की कटाई की जाती है और सबको अनाज मिलता है। उसी तरह से कवि अपने शब्दों की अभिव्यक्ति एक पन्ने पर, यानी कि खेत के समान एक चौकोर पन्ने पर अभिव्यक्त करता है, काव्य अभिव्यक्ति करता है और थोड़े दिन बाद में वो अंकुरित होती है, कविता पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। मतलब उस कविता का जगह जगह पे बखान होता है और लोग उसको रस ले लेकर गाते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन लेखक ने ये बताया है कि किसान जो बीज बोता है खेत में और उसकी कटाई करने के बाद में जो अनाज मिलता है वो तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कवि के द्वारा जो खेती की जाती है शब्दों की, उसका रस तो अनंत काल तक लोग भोगते हैं। तो कविता का दायरा बहुत असीमित है। तो यही इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है। और दूसरा है बगुलों के पंख। इसमें कवि प्रकृति, पक्षी, पशु, इन सब का चित्रण इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि प्रकृति का दृश्य बहुत ही लुभावना है, बहुत ही मनमोहक है। बगुले की पंक्तियों के माध्यम से सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए दोनों ही कविताएं हम आनंद के साथ पढ़ेंगे। सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आपको पसंद आएगी कविता और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बच्चों निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कविता अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उमा शंकर जोशी आप यहाँ देख रहे हैं और ये गुजराती कवि हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ और फिर गुजराती साहित्य को इन्होंने नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता में प्रकृति से जोड़ा गुजराती कविता को और आम जिंदगी के अनुभव से परिचय करवाया और कविता को नई शैली दी। और फिर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, फिर जेल भी गए और बाद में 1988 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ दी हुई हैं। इन्होंने एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, संपादन और अनुवाद, ये सब साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनकी विशेषता ये रही है कि इन्होंने कविता को नया स्वर और नई भंगिमा प्रदान की है। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी है। इनकी भाषा बहुत सरल है और इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य व प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। कविता का सार मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं फिर से कि छोटा मेरा खेत जो पहली कविता है, इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि क्रम के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। ये कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं। और आगे कवि बताता है कि साहित्य कृति में जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। कि अचानक से कवि के मन में कविता रचने का विचार आता है, वो अचानक से आता है। लेकिन जब ये कविता बन जाती है और तो बताते हैं कवि कि खेत में पैदा होने वाला अन्न तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। फिर दूसरी कविता का सार इस तरह है। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्य को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। बच्चों, मैं आपको अभी ये छोटा मेरा खेत कविता इस वीडियो के माध्यम से एक ही कविता समझाऊंगी, फिर दूसरी वीडियो में दूसरी कविता आप पढ़ेंगे तो क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। छोटा मोरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना,
कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब इसका आपने सार समझ लिया है और कविता में क्या बताने का प्रयास किया गया है वो भी मैंने समझा दिया है, तो कविता आपके लिए और आसान हो गई। ये शब्द आप आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि वैसे भी उमा शंकर जोशी जो कवि हैं इस कविता की, उन्होंने सरल भाषा में ही कविता रची है, हर किसी को आसानी से समझ में आ सकती है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। छोटा मोरा खेत, चौकोना, कागज का एक पन्ना। तो जो छोटा सा ये कागज का पन्ना है, ये एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कवि क्या कहते हैं कि ये जो कागज का पन्ना मैं लेके बैठा हूँ, ये एक छोटा सा खेत के समान लगता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। तो कवि के मन में अचानक से कोई भावनात्मक आवेग उमड़ता है और वह उसकी खेत में विचार का बीज बोकर चला जाता है। तो कवि जब भी कविता रचता है तो अचानक से ही कोई भावना दिमाग में आती है और तब वह तुरंत कविता रचने बैठ जाता है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो पन्ना है ये छोटा सा एक खेत के समान लग रहा है और अचानक से एक भावनात्मक अंधड़, एक तूफान दिमाग में आया और खेत में बीज बोकर चला गया। मतलब खेत में बीज बोने का मतलब है कि कविता रचकर चला गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। तो ये विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। तो जो बीज बोया अचानक से भावना जो कौंधी दिमाग में, तो वो इसमें सारी की सारी कल्पना के साथ कवि ने इस चौकोर खेत में रोप दी है, अभिव्यक्त कर दी है। जब कवि का अहम चला गया तो उसके सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो जब वो कल्पना के साथ और शब्द उसमें डाल देता है चौकोर पन्ने में, तो फिर उसका पूरा जो अहम है, खुद का अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है और कल्पना के साथ शब्दों के अंकुर उसके ऊपर विकसित होते हैं और फिर एक पौधे के रूप धारण कर लेते हैं। मतलब वो कविता बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह खेत में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लद कर झुक जाता है। तो जिस तरह से खेत में पेड़ पौधे बड़े होकर एकदम पत्तों के साथ एकदम झुक जाते हैं, वैसे ही जो कविता है उसमें भावनाओं और कल्पनाओं का सहयोग प्राप्त करके रसायन पीकर वो कविता पुष्पित पल्लवित होती है और बाद में वो फूलों से लद जाती है। मतलब लोगों के पूरे उसमें रस भर जाता है, आनंद भर जाता है और उससे वो पल्लवित होती है, विकसित हो जाती है। तो आगे है पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यहाँ तक पढ़ लिया था। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का 6 पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसमें अद्भुत रस की धाराएं फूटने लगती हैं। रस झूमने लगे फल रस अलौकिक। तो जब कविता रूपी पन्ने में फल झूमने लगते हैं तो उससे रस की धारा फूटने लगती है जो अमृत के समान लगती है, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटने रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो ये रचना तो पल भर में रची थी परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है, क्योंकि कवि को अचानक से कोई भावना दिमाग में आती है तो तुरंत कविता तो रच देता है, लेकिन कविता तुरंत लिखी गई लेकिन उसका फल अनंत काल तक सबको मिलता रहेगा। आज हम भी इस कविता का रस पान कर रहे हैं ना बच्चों, हम भी ये कविता तो पता नहीं कब लिखी गई थी लेकिन आज भी हम इस कविता को आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं।
लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का क्षय पातर। क्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो रस का क्षय पातर सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। तो कवि क्या कहते हैं कि इस रस को जितना लुटाता है उतना ये बढ़ता जाता है। मतलब कवि जितनी अपनी भावनाएं और कल्पनाएं कविता रचते समय डालेगा उतनी ही वो कविता ज़्यादा प्रभावशाली होगी और उतना ही लोगों को रस उससे मिलता रहेगा। तो कवि कहता है कि उसका कविता रूपी जो छोटा सा खेत है उसमें रस कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बगुलों के पंख कविता का सार इस प्रकार है। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। तो कवि यहाँ बगुलों के पंख से बताता है कि जो बगुले हैं शाम के समय काले बादलों में एकदम पंक्ति, क्योंकि बगुले सफ़ेद होते हैं और वो काले बादलों में पंक्ति से मतलब एक लाइन में उड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो काले बादलों में एकदम बादलों के ऊपर तैरती हुई शाम के समय की सफ़ेद काया के समान सफ़ेद शरीर दिखाई देता है। तो ये एकदम नयनों को सौंदर्यता प्रदान करती है यह ऐसा दृश्य, और इस दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसी में खो जाता है। तो ये इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार करता है लेकिन स्वयं को बचा नहीं पाता। तो कवि बताता है कि कोई भी मतलब बहुत सारे कवियों ने युक्तियां अपनाई कविता में सौंदर्यता पैदा करने की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, उपाय है, वो ये है कि चित्रों के वर्णन के साथ सौंदर्यता अगर कविता में प्रकट की जाए तो वो कविता ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चलिए, छोटा मेरा खेत तो हमने पढ़ लिया, सरल भाषा में समझ लिया। अब हम ये दूसरी कविता जो है बगुलों के पंख, इन दोनों कविताओं की पीडीएफ बच्चों आपको एक साथ ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप पीडीएफ देख सकते हैं। उसमें कविता को नोट डाउन अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। चलिए, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हैं मेरी आंखें। तो कवि क्या कहते हैं कि नभ मतलब आसमान, तो आसमान में पाती, पाती मतलब पंक्ति, पंक्ति बनाकर बगुलों के जो उड़ते हुए बगुले हैं वो सुंदर सुंदर पंख दिखाई दे रहे हैं उनके, चुराए ली जाती मेरी आंखें, और वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों को एकदम आराम दे रहे हैं, भाव पैदा कर रहे हैं और मेरी आंखों को बहुत ही लुभावने लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं वो। तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो ये जो दृश्य है मेरी आंखों को चुरा ले जाता है और काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। तो काले काले बादल हैं, ये आसमान में छाए हुए हैं और सायंकाल का जो समय है चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। जो बगुले जो एक पंक्ति में उड़कर जा रहे हैं काले काले बादलों में, तो वो ऐसे लगते हैं कि शाम के समय में एक चमकीली सी सफ़ेद सी काया तैरती हुई बादलों में जा रही है। हले होले जाती मुझे बांध निज माया से उसे कोई तनिक रोक रखो। तो ये दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। कौन सा दृश्य? जो बगुलों की पंक्ति जा रही है आसमान में काले बादलों में उड़ते हुए, एक पंक्ति बनाकर जो जा रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं कि एक सफ़ेद काया काले बादलों पर जा रही है, तैर रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो मैं उसमें खोता ही जा रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं तो उसमें डूब ही जा रहा हूँ। तो कवि कहता है कि उसे कोई तनिक रोक रखो। वह आह्वान करता है कि अरे कोई उनको इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव से कोई मुझे रोको, मेरे ऊपर तो इस प्रभाव का जादू सा चल गया है।
वह तो चुराए ली जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंदी बगुलों की पांखें। तो मैं उसमें खोता ही जा रहा हूँ और इसके प्रभाव से, इनके जादू से, ये दृश्य से कोई मुझे रोके। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता है। ये दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। कौन सा दृश्य? जो बगुलों की पंक्ति है, नभ में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं। तो ये छोटी सी कविता बच्चों आपको कैसी लगी, समझ में आई होगी। फिर से दोहरा देती हूँ कि नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, कि आसमान में पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के पंख, मतलब बगुले उड़ते जा रहे हैं काले काले बादलों में। चुराए ली जाती मेरी आंखें, मेरी आंखों को चुराए ली जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सते श्वेत काया। तो जो कजरारे बादल हैं और इनमें काले बादलों में, आकाश में जो काले बादल छाए हुए हैं, उनमें ये बगुलों की पंक्ति ऐसे लग रही है जैसे सफ़ेद काया, श्वेत रंग की काया तैरती हुई नजर आती है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। और ये जो काले बादलों की छाया में ये जो पंक्ति जा रही है, ये इतनी आकर्षक है कि मुझे अपने जादू में बांधने की कोशिश कर रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो। तो कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। ये बहुत ही आकर्षक है और मैं तो इसमें खोता ही जा रहा हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। ये जो दृश्य है, इस प्रभाव से मैं बचना चाहता हूँ, परंतु ये दृश्य ऐसा है कि ये मेरी आंखों को चुराए ही लिए जा रहा है। नभ में पाती बंदी बगुलों के पंखे। तो आकाश में जो उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों की पंखें हैं, उसमें कवि एकदम से खो गया है और उनके प्रभाव से वह नहीं बच पाया है। कवि की आंखें एकदम अटक कर रह गई हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपने अंत तक वीडियो देखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इससे संबंधित और कोई अन्य कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।